Morning children, today's chapter is your history chapter first, how, when and where, कैसे, कब और कहाँ. How important are dates, कि जो तारीख है वो important कैसे होती हैं, हम ये देखेंगे इस फर्स्ट पैरा में. There was a time when historians were fascinated with dates. ये एक समय था जब इतिहासकार तारीखों में ही खोए रहते थे. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned और battles were fought. आपस में बहस होती थी, डिबेट्स होती थी डेट्स को लेके कि किस तारीख को राजा ने गद्दी धारण की और कौन सा युद्ध, कौन सी बैटल कब लड़ी गई, कब फोर्ट हुई. ठीक है, जैसे आप देखते हो कि अशोक राजा कब बना. ठीक है, अशोक के बाद आप अगर हम देखते हैं बाद में गुप्त आते हैं तो गुप्त में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये कब बने. उसके बाद मुगल में हम देखते हैं बाबर, अकबर, ये पूरा सीरीज चलती है उनके टाइमिंग की. और उसने पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ, सेकंड युद्ध हुआ, तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ, सेकंड युद्ध हुआ, कर्नाटक के 4 युद्ध हुए, ऐसे करके आंगल मैसूर युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए. तो टाइमिंग होती है उनकी, सन भी होती है. ठीक है, आप देखते हो कि इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया की भी आप देखते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब आया, क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया, सत्याग्रह मूवमेंट कब आया, गांधी जी कब आए, कब एंट्री हुई उनकी. तो ये सब डेट्स चलती हैं, कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई. इन द कॉमन सेंस नोशन, अगर हम कॉमन सेंस में सोचे अपने विचार, हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स, की हिस्ट्री जो है वो डेट्स का ही सिनोनिमस है. यू मे हैव हियर्ड पीपल से, आप सुनते भी होंगे लोगों से, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, कि हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है. बिकॉज क्यों, इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स. इसलिए बोरिंग है क्योंकि सिर्फ इसमें डेट्स को मेमोराइज, डेट्स को ही रटते रहो, इसलिए हिस्ट्री बहुत बोरिंग है. इन सच अ कंसेप्शन ट्रू, तो क्या ये बात सही है कि हिस्ट्री बोरिंग है और सिर्फ डेट उसमें है, डेट को ही रटना पड़ता है हिस्ट्री में. देखते हैं इसका आंसर. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, जो हिस्ट्री है वो निश्चित रूप से उसमें चेंज, जो हमारे ओवर टाइम में जो चेंजेस आते हैं, बदलाव होते हैं, उनसे रिलेटेड है. हम देखते हैं कि पास्ट में क्या क्या चेंजेस आए, सोशल लाइफ में क्या चेंज आए, पॉलिटिकल लाइफ में क्या चेंज आए, इकोनॉमिक्स में क्या चेंज आए, कौन सा राजा बना, कब बना, सारी डिटेल्स हम देखते हैं कि कैसे क्या हुआ. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, ये फाइंड आउट करने के लिए है हिस्ट्री कि पास्ट में क्या था, कौन कौन सी चीज़ें थी, एंड हाउ थिंग्स वर हैव चेंज, और इनमें कैसे चेंज आया. एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, और जैसे ही हम अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट, अपने अतीत को वर्तमान से कंपेयर करते हैं, वी रिफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. हम देखते हैं ना, अगर हम पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं कि पिछले टाइम में ये था, बिफोर एंड आफ्टर, बाद में ये हुआ. ठीक है, मुगल काल से पहले ये था, फिर बाद में ऐसे चेंज आए, ब्रिटिशर्स आए थे तो उससे पहले ये नहीं था, ब्रिटिशर्स आने के बाद लोग एजुकेटेड हुए, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे डेवलप हुई, रेलगाड़ी आई, यहाँ पे रेलवेज को डेवलप किया गया. ठीक है, ये हम देखते हैं. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सीन अराउंड अस. लिविंग इन द वर्ल्ड, इस संसार में रहते हुए, वी डू नॉट ऑलवेज, हमेशा से हम ये हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, ऐतिहासिक प्रश्न. किसके बारे में, वी सी अराउंड अस, जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं. आप अपने आसपास काफ़ी चीज़ें देखते हो डेली, लेकिन आप उन सभी चीज़ों को देख करके ये नहीं पूछते कि ये चीज़ कब हुई, ये कब हुई, आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा माइंड में वो क्वेश्चन. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम चीज़ों को सोचते हैं कि ऐसे ही चलते आ रहा है, जैसे चल रहा है ना, ये पुराने समय से ऐसे ही चलता आ रहा है, सब ऐसे ही चलता आ रहा है, तो हमको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. एज इफ़ वट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिटेड, जहाँ हम आसपास रह रहे हैं, जो हम आसपास देख रहे हैं कि जो चल रहा है वो वैसा ही चल रहा है, पिछले भी ऐसे टाइम पे ऐसा ही चलता आ रहा था. बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं, कुछ ऐसी क्षण हमारे सामने आ जाते हैं कि जिसको देख के हम वंडर हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, माइंड में कोई क्वेश्चन पुटअप होता है. वैन वी आर क्यूरियस, जो आप बहुत ही क्यूरियस होते हैं उस चीज़ को लेके कि हमको जानना है, जिज्ञासु होते हैं आप. एंड वी आस्क क्वेश्चंस, और हम क्वेश्चन पूछते हैं, दैट की एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, कि ये क्या ऐतिहासिक है. वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी, आप देखते हो किसी को कि कोई चाय की सिप ले रहा है एट अ रोड साइड, रोड के किसी साइड में, किसी टी स्टॉल के ऊपर, यू मे वंडर, आपको बहुत ही आश्चर्य होता है. तो क्या क्वेश्चन करोगे, व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, कि लोगों ने टी और कॉफ़ी पीनी कब शुरू की, क्या पहले से टी और कॉफ़ी चली आ रही है, क्या हमेशा से लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं. तो जैसे आपने टी स्टॉल पे किसी को सिप लेते हुए देखा टी की, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया. हाँ, ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है. देन लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, किसी आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आप विंडो से बाहर देख रहे हो, यू मे आस्क योर सेल्फ, आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हेन व
रेलवेज बिल्ट, कि रेलवेज कब बना, एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, और रेलवेज आने से पहले जो पीपल थे वो कैसे बड़े बड़े डिस्टेंसिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस को कैसे ट्रेवल करते थे, कैसे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ये क्वेश्चन भी हिस्टोरिकल हो सकता है। रीडिंग द न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो अर्ली मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गोट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर्स बिगेन टू बी प्रिंटेड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन और आ सकता है, जिज्ञासा आपके माइंड में आएगी कि न्यूज़पेपर से पहले, बिफोर न्यूज़पेपर जब नहीं होते थे प्रिंट, तो लोगों तक ये खबर कैसे पहुंचती थी, लोग न्यूज़ कैसे जानते थे, कैसे उन तक सारे जो समाचार हैं वो कैसे आ पाते थे, जब अगर न्यूज़पेपर नहीं होते थे लोग चीज़ों के बारे में कैसे पढ़ते थे। ये क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, यस। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, जो अभी हमने क्वेश्चंस देखे कि चाय और कॉफ़ी कब आई, फिर आपने देखा रेलवेज कब बिल्ट हुआ, फिर आपने देखा कि न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होते थे तो उससे पहले कैसे लोग पढ़ते थे, तो ऐसा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हमने देखे। ये रिफ़र करते हैं अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, कि हम बैक टू नोशंस कि पुराने समय के बारे में हम थोड़ा देखें। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर और अ मंथ, लेकिन जो समय है डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज, जो हमेशा हम उसको प्रिसाइसली नहीं ले सकते, डेट्स को प्रिसाइज करके नहीं रख सकते इन टर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर और मंथ, कि उस महीने में ये हुआ, उस साल में ये हुआ, तो हम इसको एक पार्टिकुलर वे में नहीं ले सकते। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स, कभी कभी एक्चुअली जो है इनकरेक्ट, गलत तो होता है ये, प्रिसाइज डेट को फिक्स करना कि इस डेट को ये हुआ। कैसे हम देखते हैं कि कैसे हम किसी डेट को फिक्स, किसी हिस्टोरिकल क्वेश्चन को डेट में फिक्स नहीं कर सकते। इट प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ भी जो चेंजेज होते हैं ना वो एक दिन में थोड़ी ना होते हैं, चेंज होने के लिए तो लॉन्ग टाइम धीरे धीरे प्रोसेस में चलता है, तब जाके चेंजमेंट होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं हम देखते हैं। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। अब आपसे कोई कहे कि इंडिया के लोग एक दिन में ही चाय पीने लग गए, तो क्या ये सही है, या आप इसको मान सकते हो कि कल तक तो कोई चाय नहीं पी रहा था, अर्ली मॉर्निंग सब उठे और चाय पीने लग गए? ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक दिन में चेंज आ गया। दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, धीरे धीरे जो चाय का टेस्ट है, मान लो ब्रिटिशर्स आए, फिर उन्होंने चाय पीना स्टार्ट किया, उनके साथ फिर किसी और ने धीरे धीरे पी, फिर 2 लोगों ने, फिर 4 ने, 6 ने, ऐसे करके धीरे धीरे ये जो टेस्ट है चाय का, ये लोगों के कहते हैं ना जबान पर चढ़ा, तो वो वाली बात है। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। अब ये जो चाय वाली प्रोसेस है, इसके लिए हम एक डेट तो फिक्स नहीं कर सकते कि 9 जून 1970 में चाय सब लोग पीने लग गए थे। नो, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक बहुत लंबी प्रोसेस के बाद चाय का टेस्ट आया सभी को धीरे धीरे। सिमिलरली लाइक दिस वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश। इसी तरह से हम एक डेट फिक्स नहीं कर सकते कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कब से रूल स्टार्ट किया, कब अपना रूल इस्टेब्लिश किया, कि इतने इतने में इंडिया ने ब्रिटिशर्स आए और इस डेट को उन्होंने इंडिया को अपने रूल में ले लिया। तो इसकी भी हम एक डेट फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिशर 1600 समथिंग में आए सेंचुरीज में। इसके बाद धीरे 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 उन्होंने काफ़ी वॉर्स लड़े, युद्ध लड़े, लोगों को हटाया, राजा महाराजाओं को कैप्चर किया, तो धीरे धीरे उन्होंने इंडिया को कॉलोनियल बनाया और उसके बाद वो इसको पूरे ऊपर अपना कब्जा करते हैं। तो एक डेट तो फिक्स नहीं कर सकते। और चेंजेस टू प्लेस और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, कि नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुए, और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी, कि अर्थव्यवस्था में किस दिन चेंज आया, सोसाइटी में किस दिन चेंज आया। तो एक फिक्स डेट हम इस क्वेश्चंस में नहीं कर सकते, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। ऑल दीज थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। स्ट्रेच ऑफ टाइम होता है कि लिमिट ऑफ टाइम, धीरे एक बहुत ही लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग ऑफ टाइम में, बहुत ही लॉन्ग पीरियड में सारी घटनाएं घटित होती हैं। इसके लिए हम एक डेट फिक्स नहीं कर सकते कि इस तारीख को चाय पीना शुरू किया, इस तारीख को ब्रिटिशर्स आए, इस तारीख को ये नेशनल मूवमेंट हो गया, क्योंकि मूवमेंट भी एक दिन में नहीं होता कोई भी आंदोलन। ठीक है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। वी कैन ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम, हम सिर्फ एक स्पैन ऑफ टाइम की बात कर सकते हैं। एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। हाँ, एक थोड़े टाइमिंग की हम वो लगा सकते हैं कि इस पीरियड में इतने पीरियड में, इतने मंथ्स में, इतने ईयर्स में ये चेंजेस विजिबल हुए होंगे। ठीक है, वाई, क्यों, देन, तब, वी डू कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, फिर हम क्यों
कंटिन्यू एसोसिएट करते हैं हिस्ट्री के साथ विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स के साथ। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, ये जो एसोसिएशन से एक कारण है। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, वैन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। अब हम डेट्स की बात करें कि कैसे हम डेट्स में चलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि एक समय था जो हिस्ट्री जो है वो पूरी बैटल्स, युद्ध एंड बिग इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स, बड़ी बड़ी घटनाओं की हिस्ट्री होती थी कि ये युद्ध तब लड़ा गया, इसमें ये घटना हुई, इस टाइम पे, इस महीने में ये, इस साल में ये घटना हुई। तो जो हिस्ट्री है पहले इसी में रहती थी मोस्टली। एक समय था जो बस बैटल, हम युद्ध देखते हैं, बाबर ने उसके साथ युद्ध लड़ा, बाबर ने चंदेरी राय के साथ युद्ध लड़ा, मेदिनी राय के साथ युद्ध लड़ा, ऐसे करके इब्राहिम शाह लोधी के साथ पानीपत का लास्ट युद्ध हुआ बाबर का। तो ये सब हम पढ़ते रहते थे, युद्ध पढ़ते थे उस टाइम पे, और बड़ी बड़ी घटनाएं कि उस टाइम ये हुआ, फिर ये हुआ। इट वॉज अबाउट रूलर्स, मोस्टली जो है हम रूलर्स, राजाओं के बारे में और देयर पॉलिसीज़, उनकी नीतियों के बारे में पढ़ते थे। देखते हैं हम, अशोक था, अशोक ने धन की नीति अपनाई, उसने ये किया, प्रजा के लिए धर्मशालाएं बनवाई। तो हम देखते हैं कि रूलर्स, राजाओं के बारे में पढ़ते हैं मोस्टली, और उनकी नीतियों के बारे में कि अकबर ने ये नीति अपनाई थी, फिर शाहजहाँ ने ये, जहांगीर ने ये, औरंगजेब ने ये। तो पूरी नीतियाँ हम पढ़ते रहते हैं, गुप्तों ने ये नीति अपनाई, सातवाहनों ने ये किया, कुषाण थे उन्होंने ये नीति अपनाई। तो पूरी जो हिस्ट्री इन्हीं से भरी रहती थी। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्रोन, इतिहासकार क्या लिखते थे कि इस ईयर में इस राजा ने गद्दी को धारण किया, ये क्रोन, इस गद्दी पे बैठा। द ईयर ही मैरिड, इस ईयर में, इस साल में उसने शादी की। द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, इस साल में उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। द ईयर ही फॉट अ पार्टिकुलर वार, इस साल में उसने एक युद्ध लड़ा। द ईयर ही डाइड, इस साल में वो मरा। ये सब बातें होती थी पहले कि अकबर पानीपत के युद्ध के बाद 1556 में 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है, फिर उसकी 21 साल में उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके 3 साल के बाद वो पुत्र प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब हम पढ़ते थे। फिर उसने ये पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ता है वो हेमू के साथ 1556 में। तो ये सब पढ़ते रहते थे, ठीक है। द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट रूलर सक्सीड टू द थ्रोन, उसके बाद अकबर का नेक्स्ट ईयर में उसका बेटा रूलर करता है, वो थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है। तो ये सारी एक सीक्वेंस चलता था। फॉर इवेंट्स सच एज दी स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, और इन सब इवेंट्स के लिए स्पेसिफिक डेट्स को डिटरमाइन कर देते थे। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, और हिस्ट्रीज में ऐसी जो डेट्स हैं, ये डिबेट्स होती हैं डेट्स से कि कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, कि ऐसी ही डेट्स को कंटिन्यू किया जाए, क्या इम्पोर्टेंट है डेट्स को कंटिन्यू करना, तो डिबेट होती हैं। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 years, आपने अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में 2 साल से पीछे पढ़ाई होगा। हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज, जो इतिहासकार हैं अब, पहले के तो डेट, इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस रहता था, कौन कब राजा बना, उसने कौन सा युद्ध लड़ा, किससे शादी की, उसके बाद कौन राजा बना, उसने किस किस के साथ कौन से युद्ध हुए, कौन जीता, कौन हारा, ये सब चलता था। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि नाउ डेज, अब आजकल जो इतिहासकार हैं वो अदर इश्यूज, दूसरे मुद्दों को भी उठाने लगे हैं। पहले की तो जो हिस्ट्री है वो सिर्फ राजा महाराजाओं तक सीमित थी, जो नॉर्मल पीपल है, कॉमन पीपल है, उनके बारे में कहीं नहीं लिखा जाता कि वो कैसे लाइफ जीते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे स्ट्रगल करते थे, क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आए, वो सब नहीं होता था। लेकिन आजकल के जो इतिहासकार हैं वो इन इश्यूज़ को उठाने लगे हैं और अदर क्वेश्चंस को भी लिखने लगे हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड्स, वो देखते हैं, लिख रहे हैं कि पीपल कैसे अपनी जीविका चलाते हैं। व्हाट दे प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, किस चीज़ का उत्पादन करते हैं, कौन सी क्रॉप्स लगाते हैं। एंड एट, और क्या वो लोग खाते हैं। हाउ सिटीज़ डेवलप, कि जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, वो कैसे डेवलप हुए, क्या प्रोसेस थी। एंड मार्केट्स केम अप, और कैसे मार्केट्स आए, बाजार आए। हाउ किंगडम्स वर फॉर्म, साम्राज्य कैसे बने। एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, और नए नए विचारों का प्रचार कैसे हुआ, स्प्रेड हुए। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, और कैसे कल्चर, संस्कृति, सोसाइटी, समाज चेंज हुआ। इन सब मुद्दों को आजकल के इतिहासकार उठाने लगे हैं। इट मीन्स कॉमन पीपल, कि क्या, कैसे वो अपनी लाइफ को चला रहे हैं, क्या कौन सी क्रॉप्स लगा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सिटीज़ कैसे डेवलप हुई, मार्केट कैसे आए, बड़े बड़े साम्राज्य कैसे बने, कौन कौन से विचारों का आदान प्रदान हुआ, नए नए विचार आए, कल्चर में, सोसाइटी में कब कौन सा चेंज आया, कैसे आए, ये सब। विच डेट्स, अभी हमने डेट्स की बात की थी कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है, और
पहले के इतिहासकार उन्हीं डेट्स के आसपास घूमते थे। तो कौन सी डेट्स हम देखते हैं? बाय व्हाट क्राइटेरिया डू यू वी चूज, कौन सा क्राइटेरिया हम चूज कर सकते हैं? अ सेट ऑफ डेट्स, कि ये डेट्स का सेट है, एज इंपॉर्टेंट, कि ये डेट इंपॉर्टेंट है। अब हम कैसे इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है? द डेट्स वी सिलेक्ट, कि जो हमने सेलेक्ट की है, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, कि जो हमारी स्टोरी है उसके पास्ट को कंपोज करने के लिए हम उसके आसपास की डेट्स हम दिखाते हैं। अब मुझे आप लोगों को मान लो नेशनल मूवमेंट के बारे में बताना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स से कैसे हमने अपने आप को फ्री किया। तो हम गांधी जी से स्टार्टिंग करते हैं कि यहाँ से गांधी जी आए, 1915 में आए, साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए 1916 में, 9 जनवरी की डेट भी फिक्स होती है। उसके बाद ये मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, फिर ऐसे करके पूरा मूवमेंट हम देखते हैं। तो अपनी पास्ट की स्टोरी को कंपोज करने के लिए हम आसपास की डेट्स को ले लेते हैं। आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन, जो अपने आप इम्पोर्टेंट ना हो, दे बिकम वाइटल विल, बिकॉज वो बहुत ही वाइटल होती हैं, व्यापक होती हैं, बिकॉज वी फोकस ऑन ए पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। देखिए डेट्स काफ़ी वाइटल होती हैं, जो वो स्टोरीज होती हैं वो भी वाइटल होती हैं, और जो इंसिडेंट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो भी तो काफ़ी होते हैं। क्यों? फोकस ऑन अ पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स, क्योंकि हम एक पार्टिकुलर सेट कि ये इवेंट इम्पोर्टेंट था, ठीक है, तो इस इवेंट को हमें लेना चाहिए। तो इस इवेंट को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए हम उसके आसपास की डेट्स को बता देते थे, हिस्टोरियंस बताते थे। इफ़ वी आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हम अपनी स्टडी चेंजेस के फोकस करें कि धीरे धीरे हमने चेंज किया, जो इतिहासकार उन्होंने भी चेंज किया है। इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अगर हम नए नए इश्यूज़ को देखें, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। ये कह रहे हैं कि जब हम एक सेट ऑफ इवेंट्स को हमने कर रखा है कि ये सारे इवेंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास की डेट्स को हम बताएंगे, लिखेंगे बुक्स के अंदर हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम अपनी स्टडी को, जो हमारा IQ उसको चेंज करें और नए नए इश्यूज़ को हम उठाएं, नए नए डेट्स हम देखें कि जो इम्पोर्टेंट हो। कंसिडर एन एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। इन द स्टोरीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। देखिए एक इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार, जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। अब देखिए वो ब्रिटिश इतिहासकार है, तो ब्रिटिश इतिहासकार क्या करेगा? अपने ब्रिटिशर्स के बारे में लिखेगा मोस्टली, उसको कॉमन पीपल से, इंडिया के लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो अपने ही लोगों के बारे में लिखेगा। तो उसने क्या लिखा है? द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट, कि जितने भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उन्होंने जितनी भी बार रूल किया, जिस साल में रूल किया, जितने साल रूल किया, वो सब इम्पोर्टेंट था। कौन सी नीति लेके आया, उसने क्या चेंजमेंट किया, सब ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में उसने अपनी बुक में लिखा। दीज स्टोरीज बिगैन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल। और जो स्टोरीज हैं ये कहाँ से शुरू होती हैं? रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, कि पहला गवर्नर जनरल ये था इंडिया का, भारत का, उसी से अपने स्टार्टिंग की है कि इस गवर्नर जनरल ने ये किया, उसके बाद वो गवर्नर जनरल बना, उसके बाद वो बना, पूरा सिक्वेंस बता रखा है। वॉरेन हेस्टिंग्स, आपको ये लाइन अंडरलाइन करनी है। दीज स्टोरीज बिगन द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्वेश्चन बनता है ना कि इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स, तो अंडरलाइन करें। एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का लास्ट वाइसरॉय कौन था? ब्रिटिश वाइसरॉय की अगर हम बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। 2 क्वेश्चन हो गए आपका। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, और इधर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, आगे देखिए कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल कब बने, ये भी आपके एक साइड में दिया हुआ है, डू यू नो में। तो आंसर इज 1773, 1773 में। इन सेपरेट चैप्टर्स, जो अलग से चैप्टर्स हैं, वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। उन चैप्टर्स में हम डीड्स ऑफ अदर्स, दूसरों के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी गवर्नर जनरल सबके देखें, हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, होर्डिंग, इरविन, ये सारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल है। पूरा सीक्वेंस बताया हुआ है। इट वॉज ए सीमिंगली नेवर एंडेड सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नर जनरल की जो सक्सेशन है ना, उसको कभी एंड ही नहीं होना। और वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल है, उन्हीं की सीक्वेंस चली आ रही है। क्या उस टाइम पे सिर्फ इन्हीं के बारे में लिखना था, इन्हीं की पॉलिसीज वगैरह के बारे में, कौन कब राजा बना, कौन कब गवर्नर जनरल बना, वाइसराय बना, वो क्या क्या लेके आया, लैब्स की नीति लेके आया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स लेके आए,
किन्होंने सहायक संधि चलाई, किन्होंने कुछ किया, किन्होंने कर्नाटक युद्ध लड़े, किसी ने आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े, तो मतलब पूरा वो चलता रहता है उन्हीं के बारे में। ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज़, और जितनी भी हिस्ट्री की डेट्स हैं इन्हीं पर्सनैलिटीज़ के साथ लिंक की गई हैं, इन्हीं गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय के साथ। टू देयर एक्टिविटीज़, उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर के, उनकी पॉलिसीज़ को लेके, उनके अचीवमेंट्स को लेके, पूरी मतलब इन्हीं को लेके लिखी गई है। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स, क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ के अलावा बाहर कुछ था ही नहीं लिखने के लिए? कॉमन पीपल कुछ नहीं था, सोशल लाइफ कुछ नहीं थी, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कुछ नहीं थी, उनकी लाइवलीहुड कुछ नहीं था, बस पूरी हिस्ट्री गवर्नर जनरल है इनके उसी पे घूम रही है। इसके बाद ये बना, इनकी ये एक्टिविटीज़ थी, ये पॉलिसीज़ थी, ये अचीवमेंट्स थी, दैट्स ऑल। तो देखिए, द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो क्रोनोलॉजी चल रही है, जो क्रम सीक्वेंस चल रहा है उनकी लाइव्स को, मार्क डिफरेंट चैप्टर्स, अलग अलग चैप्टर्स में उन्हीं के बारे में लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, और जो ये हिस्ट्री लिखी गई है इस टाइम की हिस्ट्री को, क्या हम एक दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते थे इस टाइम को? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, हाउ डू, कैसे हम फोकस करें डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी, और जो इंडियन सोसाइटी में अलग अलग क्लासेज हैं उनके ऊपर, विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स, इस फॉर्मेट के साथ। इट मीन्स क्या हम इतना ही कर सकते थे? हम अदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सोशल क्लासेज हैं, सोसाइटी है इंडिया में, तो उनके ऊपर भी, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी तो फोकस कर सकते थे। व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जो हम हिस्ट्री लिखते हैं, और अ स्टोरी, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, हम इनको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। वाई डू वी डू दिस, अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम एक साथ पूरा नहीं लिख सकते थे क्या? क्यों हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स को अलग अलग में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग स्टोरी बताई हुई है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, कि सारे चैप्टर्स को थोड़ा एक दूसरे से कोहेरेंस, इंटरलिंक कर देते हैं, कि फर्स्ट चैप्टर में ये हुआ, यहाँ तक ये घटना है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में उसके आगे की घटना, तो ऐसे करते हैं। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे, एक स्टोरी वे में आपको बताया जाता है जिससे आप उसका इजीली याद करो, दैट मेक सम सेंस, कि उसका कुछ सेंस निकले, एंड कैन बी फॉलोड, उसको फॉलो आप करें। तो मतलब लाइक अ स्टोरी बताया जाता है आपको, एक साथ बढ़ा देंगे तो समझ नहीं आएगा। एक स्टोरी बताइए आपको, फिर आपने उस युद्ध के बारे में पढ़ा, फिर लाइक ऐसे स्टोरी चलती है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दिस इवेंट्स, और इस प्रोसेस में हम उन्हीं इवेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी, जो हमें, जिसको हमें लाइक अ स्टोरी शेप दे सकते हैं। वी आर टेलिंग, जिसको हम बता रहे हैं। इन दीज हिस्टोरीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, और जो हिस्ट्रीज है जो रिवॉल्व करती है अराउंड किसके? ब्रिटिश गवर्नर जनरल के लाइफ्स के। द एक्टिविटी, उनकी जो एक्टिविटीज़ है, इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, इंडियंस जो हैं उसमें फिट नहीं होंगे। दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है इंडियंस के लिए उस हिस्ट्री में, ओनली गवर्नर जनरल वाइसराय है। वट देन डू वी डू, वॉट देन, तब हम क्या करें? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट, हमें दूसरा फॉर्मेट चाहिए फॉर आवर हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ब्रिटिश ने लिखी है वो, तो पूरे ब्रिटिश अपने लोगों के बारे में लिखेगा, तो हमें तो इसके लिए दूसरा फॉर्मेट चाहिए। दिस वुड मीन दैट, इसका मतलब ये है, द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस, जो पुरानी डेट्स हैं वो ज़्यादातर लंबे समय तक सिग्निफिकेंस नहीं रखेंगी। दे अर्लियर हैड, जितना कि वो पहले थी। इट मीन जो एंशिएंट टाइम पे जो डेट्स देखते हैं वो इतना लंबे समय तक वो सिग्निफिकेंस नहीं रहती हैं, क्योंकि चेंजमेंट होते रहते हैं सोसाइटी में। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, और ये जो रटी रटाई चीज़ें हैं वो नहीं, एक नया सेट डेट्स का आए, विल बिकम, जो कि होगा, मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा, फॉर अस टू नो, हमें जानने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो नया सेट डेट्स का। हाउ डू वी प्रोडाइज, अब हम कैसे इस चीज़ को प्रोडाइज कर सकते हैं? इन 1817 में जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, देखिए जेम्स मिल एक व्यक्ति थे जो कि स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे, एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, राजनीतिक राजनीतिज्ञ थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक। पब्लिश अ मासिव 3 वॉल्यूम वर्क, उन्होंने एक बुक लिखी, अंडरलाइन करेंगे आप, किसने लिखी? जेम्स मिल ने। जेम्स मिल कौन थे? अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उनकी बुक का क्या नाम था? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अंडरलाइन दिस, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी, इसमें 3 वॉल्यूम वर्क किया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। मीन्स इसने 3 टाइम बना दिए इसके लिए, 3 अलग अलग, कि ये हिंदू पीरियड, ये मुस्लिम और ये ब्रिटिश। इसको भी अंडरलाइन करना है, क्वेश्चन बन सकता है कि जेम्स मिल ने किस बुक में
हिंदू मुस्लिम पीरियड्स को ब्रिटिश पीरियड्स को डिवाइड किया? तो आंसर इज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। या आप ये भी आ सकता है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक किसने लिखी? तो आंसर इज जेम्स मिल। या ये भी आ सकता है कि इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो 3 पीरियड्स में। और कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस प्रियोडाइजेशन, और ये जो प्रियोडाइजेशन है, ये टाइमिंग है, केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, इसको वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आप सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम थी इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को देखने में? वाई डू वी ट्राई, अब हम क्यों ट्राई करें? एंड डिवाइड करें हिस्ट्री को इनटू डिफरेंट पीरियड्स। वाई डू, हम हिस्ट्री को क्यों कोशिश करते हैं अलग अलग टाइम में बांटने की, डिवाइड करने की, क्यों? वी डू सो, हम इसलिए ऐसा करते हैं इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम, कि एक समय की जो विशेषताएं हैं उसको कैप्चर करने के लिए, कि इस टाइम में ये विशेषताएं हैं, तो उस टाइम को कैप्चर करने के लिए इसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग पीरियड्स में। इट्स सेंट्रल फीचर्स, की इसके सेंट्रल फीचर्स ये थे, केंद्रीय तत्व, केंद्र में ये बातें आई थी, ये बातें इंपॉर्टेंट थी। एज दे अपीयर टू अस, जो हमें अपीयर हुई। सो द टर्म्स थ्रू विच वी प्रियोडाइज, इसीलिए इस शर्त के साथ प्रियोडाइज किया जाता है, दैट इज डबरकेट द डिफरेंसेस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पोर्टेंट, कि ये पीरियड्स जो है इस टाइम के बीच का ये इंपॉर्टेंट है अलग अलग का। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज़, ये हमारे आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है अबाउट द पास्ट के बारे में। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, और ये बताती हैं हमें कि हाउ वी सी, कैसे हम चीज़ों की सिग्निफिकेंस को देखते हैं, हम चेंज को सिग्निफिकेंस को देखते हैं एक समय से दूसरे समय तक, कि इसी समय में ये चेंज हुए थे, ये इंपॉर्टेंट चेंज थे, ये पीरियड्स में ये बातें इंपॉर्टेंट थी। अब हम जेम्स मिल की बात कर रहे हैं। जेम्स मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी, जो जेम्स मिल थी उनका सोचना था, उनका कहना था कि जितना भी एशियन समाज है ना, वर्ड एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, कि उनका जो लेवल है, उनका जो स्तर है सिविलाइजेशन का, सभ्यता का, यूरोप देन यूरोप की हमेशा बहुत ही कम है। तो मीन्स मिल का कहना था कि जो एशियन समाज है वो यूरोप की सभ्यता की बजाय बहुत ही नीचे है। इट मीन्स एशियन सोसाइटी के लोग बहुत ही कम सिविलाइज हैं, जबकि यूरोप के लोग तो बहुत ऊपर हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, जैसा कि उसने अपनी हिस्ट्री की बुक में बताया, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, कि जब ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए थे, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल द कंट्री, कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले भारत में हिंदू और मुसलमान ही राजा शासन करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, और जो रिलीजियस धार्मिक इंटॉलरेंस था, लोगों में असेंशियलता थी अपने धर्म को दूसरों के धर्म को टॉलरेट करने की, इंटॉलरेंस था। कास्ट टैब्यूज, टबूज था, मतलब कास्ट को ज़्यादा दी जाती थी। सुपरस्टिजन होते हैं अंधविश्वास, प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड, अंधविश्वास फैले हुए थे उनके सोशल लाइफ में। ये जेम्स मिल कह रहे हैं इंडिया के बारे में, कि ब्रिटिश आने से पहले इंडिया वाले ऐसे थे, अंधविश्वास था उनमें, धार्मिक असेंशियलता थी उनमें, कास्ट टैबू चल रहा था। ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ट, और जो ब्रिटिश रूल हुआ, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, मिल ने फेल्ट किया, कुड सिविलाइज इंडिया, कि उसी से इंडिया क्या हुआ, सिविलाइज हुआ, सभ्य हुआ। ब्रिटिशर्स आने के बाद मीन्स ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोगों को बदला, उनको सभ्य बनाया। टू डू दिस, और ऐसा करते हुए, इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, और ऐसा करते हुए बहुत ही आवश्यक हो जाता है यूरोपियन मैनर्स को इंट्रोड्यूस करना, उनको बताना, उनकी आर्ट्स को, कला को, इंस्टीट्यूशन संस्थाओं को, और लॉज इन इंडिया, कि उन्होंने क्या क्या चेंजमेंट लाया, आर्ट इंस्टीट्यूशन लाए इंडिया में, लॉज लाए, लाइक दिस। मिल इनफैक्ट सजेस्टेड दैट, इनफैक्ट मिल ने ये बात सजेस्ट कर दी क्या, कि द ब्रिटिश शुड कन्क्वेयर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू एंश्योर, कि ब्रिटिश ने इंडिया के सारी टेरिटरीज को, सारे क्षेत्र को जीत लेना चाहिए था। शुड, क्यों? टू एंश्योर द एलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, कि एंश्योर है कि उनकी एनलाइटमेंट, ऊर्जा जो है, और हैप्पीनेस, खुशी ऑफ द इंडियन पीपल। मतलब मिल ये कह रहा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया के सारे टेरिटरीज को कॉन्क्वेयर किया, क्यों? कि हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, उनकी खुशी और एनलाइटमेंट के लिए। इट मीन्स ब्रिटिशर्स ने ही सारे चेंजमेंट लाए इंडिया के लोगों को, उनको सभ्य बनाया, उनको एजुकेटेड बनाया। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, वो ये कह रहा है कि इंडिया वॉज नॉट कैपेबल, इंडिया में इतनी योग्यता नहीं थी, वो प्रोग्रेस ही नहीं कर सकता था विदाउट ब्रिटिश हेल्प के बिना। इफ इन दिस
आइडिया ऑफ हिस्ट्री, और जो आइडिया है हिस्ट्री का, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस। इट मीन्स मिल के इस आइडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, कैसा, ऑल दी फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, कि जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, प्रगति हुई है, और जितने भी सिविलाइजेशन, लोग जितने भी सभ्य बने हैं वो किसने बनाए हैं, ब्रिटिश रूल ने उनको सभ्य बनाया है। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस, और ब्रिटिश रूल के पहले से जो जितना भी पीरियड है, मीन्स ब्रिटिशर्स आने के पहले जितना भी इतिहास है, जितने अभी इंडियन हिस्ट्री है, वो सारी कैसी, डार्कनेस, अंधकार में है, अंधेरे में है, बिकॉज सिविलाइज नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, प्रोग्रेस नहीं की थी उन्होंने, ब्रिटिश रूल आया तब सब कुछ हुआ, अकॉर्डिंग टू मिल। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या इस प्रकार का जो विचार है आज हम उसको मान सकते हैं। इन एनी केस, किसी भी केस में, कैन वी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, क्या किसी भी टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री, किसी भी समय को, किसी भी इतिहास के समय को हम हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड कर सकते हैं क्या। डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट सिमिलरेसली ऑफ दिस पीरियड्स, क्या इस समय में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग नहीं एग्जिस्ट नहीं थे क्या वहाँ पे, क्या सिर्फ 2 लोग रहते थे, और धर्म को मानने वाले लोग क्या वहाँ पे उनका अस्तित्व नहीं था क्या, कैसा हो सकता है। वाई शुड वी क्रिटिसाइज एंड इज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, वाई, क्यों हम उस एज पीरियड को क्रिटिसाइज करते हैं, विशेष मानते हैं, क्यों, क्योंकि रूलर की जो जिस टाइम पे जो राजा है उसका जो रिलीजन है वही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, जिस समय मौर्य आए तो मौर्याज का धर्म, गुप्ताज आए तो गुप्ताज का धर्म, देन ब्रिटिशर्स आए तो उनका खुद का, तो क्यों हम किसी रूलर के रिलीजन को लेके इसको क्रिटिसाइज करते हैं उस टाइम ऑफ पीरियड को, वाई। टू डू सो, ऐसा इसलिए, इज टू सजेस्ट दैट द लाइज एंड प्रैक्टिसाइज ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर, ये ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जो लाइज और प्रैक्टिसाइज है, जो जीवन है और जो सिद्धांत है अदर्स दूसरों के, डू नॉट रियली मैटर, क्यों मैटर ही नहीं रखते दूसरों के, सिर्फ राजा के इर्द गिर्द घूमते हैं। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए, दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया, कि एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के जो राजा हैं, डू नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, कि सबका जो फेथ है, जब का जो रिलीजन है वो सेम नहीं रहता। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन की अगर हम तरफ घूमते हैं, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड, जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने यूजुअली डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को। इससे पहले हमने जेम्स मिल की हिस्ट्री देखी थी, आज हम इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे जिन्होंने डिवाइड किया है एंशिएंट, प्राचीन, हम देखते हैं ना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडविल एंड मॉडर्न, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स, अब जो ये डिवीजन है एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न वाला, इसके भी प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है, इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इट बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, कि ये जो पीरियड डिवाइड किए गए ये भी वेस्ट, पश्चिम से लिए गए हैं। वेयर द मॉडर्न पीरियड, जहाँ पे जो मॉडर्न पीरियड है, जो आधुनिक इतिहास है, उसको एसोसिएट किया जाता है किसके साथ, विद द ग्रोथ ऑफ ऑल दिस फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी, कि आधुनिक मॉडर्निटी, आधुनिकता में यहाँ पे ग्रोथ हुई है, प्रोसेस हुई है। अब मॉडर्न हिस्ट्री का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू वेस्ट क्या मतलब है, साइंस, विज्ञान में, रीजन, तर्क में और डेमोक्रेसी, कि साइंस में और तर्क में ग्रोथ हुई है, डेमोक्रेसी बनी है, लिबर्टी दी गई है सबको और इक्वलिटी है सब में, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री, कि साइंस है वहाँ पे, रीजन है, डेमोक्रेसी भी है, लिबर्टी है सबको और इक्वलिटी है। मिडवेल वॉज ए टर्म, और मध्यकालीन उसके लिए यूज किया गया है, टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी, उस समाज को डिस्क्राइब करने के लिए, वेयर, जहाँ दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, कि जो मॉडर्न सोसाइटी के जो फीचर्स हैं, डिड नॉट एग्जिस्ट, कि वहाँ पे नहीं है। देखिए मॉडर्न सोसाइटी जिसको कहेंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, इक्वेलिटी हो, फ्रीडम हो, साइंस हो, रीजन हो, इट मीन्स ये मॉडर्न हिस्ट्री है। और मिडवल, मध्यकालीन क्या कहेंगे, जहाँ पे सारी चीज़ें नहीं है, नॉट एग्जिस्ट नहीं है। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी, क्या हम इसको अनक्रिटिकली, मतलब बिना व्यंग्य के एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको मॉडर्न पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए, कि ठीक है मॉडर्न पीरियड हम उसी को कहेंगे जहाँ पे साइंस है, रीजन है, डेमोक्रेसी, इक्वेलिटी है। अब ऐसा क्यों, देखेंगे हम, एज यू वी सी इन दिस बुक, क्या आप इस बुक में देखते हैं, देखेंगे अंडर ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के अंडर में पीपल डिड नॉट हैव इक्वेलिटी। अब मॉडर्न हिस्ट्री हम उसको कहते हैं जिसमें सबके पास इक्वेलिटी हो, और अकॉर्डिंग टू पीरियड्स जो क्रिटिसाइज किया गया है, जो डिवाइडेशन किया गया है, जो पीरियडाइजेशन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश इंडिया में आते हैं तो उस पीरियड को मॉडर्न हिस्ट्री से डिफाइन किया गया है।
कि जो ब्रिटिशर्स की एंट्री है, जैसे ही मुगल जाते हैं, मुगल के बाद ब्रिटिश आ जाते हैं, लास्ट मुगल शासक को हटा देते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स की कमिंग होती है, देन वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री सबके पास क्या होनी चाहिए, इक्वेलिटी। लेकिन हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के अंदर तो लोगों की इक्वेलिटी थी ही नहीं, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जो वॉइसरॉय थे, वो अपने ही लोगों को ऊपर रखते थे, बाकी इंडिया के लोगों के साथ तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इनइक्वेलिटी थी इंडिया के लोगों के साथ। तो कैसे हम उसको मॉडर्न हिस्ट्री से डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीडम और लिबर्टी, ये कुछ नहीं था ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियन लोगों के पास। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस भी होती है मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं उस टाइम पे। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, और बहुत सारे इतिहासकारों ने इस टाइम को औपनिवेशिक युग माना है, कॉलोनियल रूल भी कहा है। तो ये आगे हम नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।